हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं मोहन दोस्तों। और आज हम करेंगे जून 2019 के अंदर जो ऑनलाइन पेपर हुआ था हिस्ट्री का, वो हम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो बागोर साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। यह राजस्थान में अवस्थित है। यह हमें इसके बारे में पता है कि यह राजस्थान के अंदर ही है। और इसके विशुद्ध जो मध्य पाषाण प्राक भांड चरणों के होने के संबंध में हमारे पास जो 5365 से 3775 ईसा पूर्व की अवधि की कार्बन तिथियाँ हैं। यानी कि कार्बन की तिथियाँ C14 से जो हमें मिली है वो ये मिली है। ये डेट हमारे पास आती है। और इसके प्रारंभ से ही कृषि संबंधी चिन्ह पाए गए हैं। ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे, कृषि संबंधी चिन्ह नहीं पाए गए हैं। तो यही गलत हो जाएगा और यही इसका आंसर होगा। और जब्बू, बैल, भेड़, बकरी और सूअर का करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पक्षी के रूप में यहाँ पालन किया जाता था। तो ये तीनों यहाँ सही दिए हुए हैं। तो ये आप याद करते हुए चलिए। साथ के साथ इंग्लिश में भी यहाँ साथ के साथ दिए गए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। इनको हमें मैच करना था। इसकी जो डेट थी इनको मैचिंग करना था। जैसे कि किली गुल मोहम्मद जो था, यानी कि इसके जो टाइम पीरियड था वो था 4555 से 3885 BC। और जो डम सादत है इसकी डेट थी 3370 से 2530 BC। और जो कालीबंगा की डेट है ये है 2980 से 1865 BC। रानी गुंडई 4550 से 3016 165 BC। तो इसके हिसाब से इसका आंसर दोस्तों जो बनेगा ए का 2। तो ए का 2 यहाँ ये दिया हुआ है, बी का 1। तो इसका राइट आंसर 2 रहेगा। पहचान करनी है दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर, जिसके यहाँ पे क्या है, घोड़ा होने के प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो ये बुर्ज होम ही खाली इसके अंदर सेकंड आंसर है। बाकी तीनों जगह पे घोड़े के प्रमाण मिलते हैं हमें। और इसके अंदर बुक्स की मैचिंग करनी थी। इरफान हबीब की ये सरस्वती वाली है, और बीबी लाल की ये फर्स्ट वाली है, और ये मिडो की ये इसके सामने वाली है अर्बनाइजेशन वाली। और ये जो फोर्थ वाले की ये भी मैचिंग में दी गई है। तो इसका राइट आंसर इसके हिसाब से हो जाएगा 3। और ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं, हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, लेकिन हमें इनको याद रखना चाहिए अच्छे से दोस्तों। और मैं जो ये क्वेश्चन है ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आपको खुद ये करना है, क्योंकि अगर आप इसको सर्च करोगे नेट के ऊपर तो ही आप इसको अच्छे से याद रख पाओगे। अगर आप कोशिश करोगे इनको याद करने की तो ऐसे आप इसको याद करने में दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आप इसको सर्च करते हैं नेट से, गूगल से, तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगी। तो आपको ये खुद करना है। निम्नलिखित में से किसमें क्या है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक लागू की जाती है। तो पुरातत्व विज्ञान यानी कि आर्कियोलॉजी के अंदर ही रेडियो कार्बन यानी कि C14 का यूज़ होता है। 56 यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। भरतपुर जो पुरातात्विक स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है सही नहीं है। यानी कि यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोस्तों इसका आंसर जो दिया है NTA ने वो सेकंड दिया है। ये आंसर दिया है राजस्थान, यानी कि नहीं में ये आंसर इन्होंने दिया है कि यह राजस्थान में स्थित है और यहाँ से प्रवासी पक्षियों की हड्डियों के अवशेष मिलते हैं। लेकिन दोस्तों ये गलत हो, यहाँ पे वैसे गलत होता है। यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, लेकिन यहाँ इन्होंने ये सही किया हुआ है। हमें चल रहा है NTA के हिसाब से, तो ये एक ठीक है, थर्ड भी ठीक है और फोर्थ भी ठीक है। तो कालवन में मछली पकड़ने के शिकार करने के साक्ष्य मिलते हैं। कालावधि सेकंड में लोहे और उत्तर काले चमकदार मृदबाण के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ पे सेकंड इसका राइट आंसर दिया गया है। जबकि जो ये भरतपुर है दोस्तों, ये राजस्थान का हमें पता है कि डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन यह पश्चिम बंगाल या इन्होंने आंसर सही किया हुआ है। तो आप इसको याद रखिए कि NTA ने जो दिया है हमें वही देखना है। यदि हम आहार में निकले लोहा की बात छोड़ दे तो भारत में प्रारंभिक लौह स्तर हेतु सभी 14 जो कार्बन है तिथियाँ करीब 1000 ईसा पूर्व अथवा इससे थोड़ी पहले की आती हैं। यह मत किसका है। तो दोस्तों यह मत हमें पता है कि इरफान हबीब ने दिया था। तो उन्होंने ये बोला था ऐसा कुछ इसके बारे में, C14 के बारे में। तो यहाँ पे बुक्स हैं जो मैचिंग करनी है।
हमें पता है कि ये तंत्रलोक जो है अभिनव गुप्त की रचना है, अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की रचना है, पतंजलि का महाभाष्य है, काव्यादर्श जो है दंडी का है। तो इसके हिसाब से आप अगर आंसर देखते हो डी का 1, तो डी का 1 और ए का 4, बी का 3, यानी कि इसका 2 आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन आया है इसको भी हमने मैच करना था। जो अवंती है वो मध्य भारत का क्षेत्र है, यानी कि ये सारे मैचिंग में दिए गए थे। गांधार जो है पेशावर रावलपिंडी ज़िले का कश्मीर घाटी का, चेदी जो है मध्य भारत में बुंदेलखंड का पूर्वी भाग, वज्जी जो है नेपाल की पहाड़ियों तक गंगा का उत्तरी भाग। ये चीज़ें दोस्तों बुक्स के अंदर हमें कहीं इतने अच्छे से नहीं मिलती हैं। डायग्राम में क्या है कि बस सिर्फ क्या है, हमें इतना इतना हिस्सा दे दिया जाएगा कि ये गंधार है, ये तक्षशिला यानी कि मगध का एरिया है, जैसे ऐसे दे दिया जाएगा, लेकिन उसमें कहीं भी डिफाइन नहीं किया होता है कि किस एरिया को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन के अंदर भी हमें चीज़ थोड़ी सी बता दी गई है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 1, ए का 1, बी का 2। तो ये चीज़ें आपको खुद ही करनी है दोस्तों। और राजशेखर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो वक्तव्य है वह सही है? वह चोल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। तो हमें पता है कि ऐसा कोई राजा ही नहीं हुआ उस वंश में, चोल वंश में, राजशेखर नाम से। वह प्रतिहार शासक महेंद्रपाल महिपाल का दरबारी था और 9वीं और 10वीं शताब्दी ईस्वी तक था। तो ये ही इसका राइट आंसर है। बाकी ये गलत हो जाएंगे उसके बारे में जो भी दिए गए हैं। तो 2 इसका राइट आंसर है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों राजशेखर, हर बार आता है ये एग्ज़ाम के अंदर राजशेखर से संबंधित क्वेश्चन, तो काफ़ी ध्यान से इसको आपने करना है। दो कथन दिए गए हैं और इसको हमें क्या करना है, मैच करना है कि सही है या नहीं है। तो अभी कथन ए देखिए, ऐसा माना जाता है कि अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या की। बिल्कुल सही दिया गया है। जहाँ तक उसने कौशल को अपने राज्य में मिला लिया जबकि वहाँ का शासक उसका मामा था, ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया है यहाँ पे ये चीज़। और कारण देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमें क्योंकि वर्ड लगा के देखना है, जबकि वहीं का शासक उसका मामा था, क्योंकि मगध के बिंबसार का पुत्र अजातशत्रु मगध का शासक बनने के लिए आतुर था और उसने अन्य क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाया। ये काफ़ी यानी कि इम्पोर्टेंट भी है और सही भी दी गई है चीज़, और दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं आपस में, यानी क्योंकि लगाने के बाद इसका आंसर बिल्कुल सही हमें पता चल रहा है। पहले हमें दोनों को सही करना होता है दोस्तों, ये दोनों सही हैं या नहीं। तो और एक ही सही व्याख्या भी है और दोनों ये सही भी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। मैंने सारे ही 3-4 पेपर डाल दिए हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि सब डाल दूंगा मैं भी थोड़े दिन तक। तो आप सारे क्वेश्चन यानी कि जो नेट के हैं आपको यहीं देखने को मिलेंगे सारे पेपर थोड़े दिन तक। तो आप ज़रूर बने रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। बदामी के निकट महाकुटेश्वर स्थित मंदिरों के समूह से उस मंदिर को पहचाने जिसके गर्भगृह के एक भाग का कुछ महत्व है। तो दोस्तों ये महत्व है संगमेश्वर मंदिर का, ये आपने याद रखना है। बदामी के अंदर था ये, और ये भी अभी कथन और कारण के ऊपर क्वेश्चन आया है। अब इस संबंध में काफ़ी कम संदेह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कतिपय पहलू द्वितीय और प्रथम सहस्त्राब्दी की संस्कृतियों में मिलते हैं। तो और सेकंड देखिए, ये यहाँ पे सही दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच प्रारंभिक हैती सभ्यता के अस्तित्व को अब नहीं माना जाता, तो ये भी सही है। लेकिन जो क्योंकि लगा के हम इसको देखते हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं करता इस चीज़ को, तो ये व्याख्या आर नहीं है इसकी। दोनों सही तो है लेकिन आर इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक घटक तथा पश्चिमी संस्कृति के भौतिकवादी आधार को एक आवश्यक और अंतर्निहित अंतर के रूप में देखा। क्योंकि लगाइए, क्योंकि यह अंततः उस विचार की प्रतिक्रिया थी जिसकी यह धारणा थी कि धर्म भारत के पारंपरिक समाज में एक ऐसा केंद्रीय कारक था जिसने प्रगति को अवरुद्ध किया। बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है दोस्तों। अगर हमें हिस्ट्री का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है तो हम इसको बिल्कुल क्योंकि लगा के बिल्कुल सही देख सकते थे इसको।
तो ये सही चीज़ दी गई है और इसकी व्याख्या सही कर रहा है। अग्रहार के संबंध में दोस्तों एक टर्म आती है अग्रहार, जो दान के संबंध में थी, ब्राह्मणों को या मंदिरों को ऐसा दान दिया जाता था। तो ये क्या है, एक संस्कृत का शब्द है, हमें पता है इसके बारे में। और इसका जो प्रयोग है विशेष रूप से प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य से हुआ था, बिल्कुल सही दी गई है। यह एक ऐसा शब्द है जो ब्राह्मणों को दिए जाने वाले अनुदान की एक श्रेणी का पदनाम था, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। सामान्य तौर पर ये क्या थे, अनुदान स्थायी होते थे, ये बिल्कुल सही दिया गया है। दान प्राप्तकर्ता को उत्पादन संगठित करने और भूमि से राजस्व व अन्य संसाधन एकत्रित करने का अधिकार दिया जाता था, ये बिल्कुल यहाँ पे सही दिया गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी और डी, 4 इसके 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, चट्टानों और मुक्त रूप से खड़े स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों के लोक प्रदर्शन की विधि भारतीय शासकों द्वारा निम्न में से किसके द्वारा अपनाई गई संबंधित प्रथा का अनुकरण थी? तो यह अनुकरण किया था अखैमनी, यानी कि कमिंड शासक भी उनको बोलते हैं, और ये सबसे पहले किया था अशोक ने। अशोक ने यहाँ से प्रेरणा ली थी इन शासकों से, और ये इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। संभवतः शकों द्वारा उनके राजनीतिक प्रभुत्व हेतु अपनाया गया सांस्कृतिक नवाचार ही था कि एक नए युग का नाम उनके नाम पर रखा गया। शेल्डन पोल्क के अनुसार यह सांस्कृतिक नवाचार क्या था? तो ये शेल्डन पोल्क यहाँ पे बात कर रहा है इस चीज़ की, तो ये था राजनीतिक प्रयोजनों हेतु संस्कृत का प्रयोग। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये भी अभी कथन के ऊपर क्वेश्चन आ गया है कि तर्क दिया जाता है कि आरंभिक ऐतिहासिक दक्षिण भारत में कवियों द्वारा किया गया गुणगान राजनीतिक सत्ता का आधार नहीं था। और नेक्स्ट देखिए, जो यानी कारण इसका देखिए, उक्त काल में के कवि जो थे अपनी भौतिक खुशहाली के लिए राजाओं पर निर्भर होते थे, ये बिल्कुल सही दिया गया है कि जो राजाओं के ऊपर ये निर्भर होते थे, तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही दी गई है चीज़। तो दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे, लेकिन व्याख्या और नहीं कर रहा है यहाँ पे सही। निम्नलिखित में से कौन सा छोटे सार्वजनिक बाजारों तथा बड़े व्यापारिक केंद्रों के बीच के स्थानीय विनिमय केंद्र को इंगित करता है? तो ये थी मंडपिका, ये बीच की एक इकाई थी, यानी विनिमय केंद्र को इंगित करता है। त्योहारम तो दोस्तों नयनार या जो वहाँ पे साउथ में थे, नयनार या दूसरे थे, उनके ही कुछ पुस्तक वगैरह का नाम है। और गणक तो हम समझते ही हैं, अग्रहार के बारे में पहले ही बताया है, तो ये इसमें देखते ही इसका आंसर लग रहा था यहाँ पे। इनको सुमेलित करना है, कौन सा सही है कौन सा सही यहाँ पे नहीं है, हमें देखना है दोस्तों जो नहीं है। नागर शैली नागर मंदिरों का आधार वर्गाकार होता है, जिसकी प्रत्येक भुजा के मध्य में अनेक प्रक्षेप होते हैं जो उसे क्रॉस रूप प्रदान करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है और ये सही है इसके बारे में। द्रविड़ शैली, इस शैली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनके पिरामिडाकार शिखर हैं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। द्रविड़ शैली के बारे में शिखरों पर जोर दिया जाता है। कश्मीरी शैली यह बाह्य विश्व के किसी भी प्रकार के प्रभाव से रहित विशुद्ध स्थानीय शैली है, ये बिल्कुल गलत दिया गया है यहाँ पे विदेशियों का ही प्रभाव रहा है इस शैली कश्मीरी शैली के ऊपर, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन थर्ड जरूर पढ़िएगा कि जो वेसर शैली है ये उत्तर और दक्षिण शैलियों का मिश्रण है, इसको खच्चर शैली भी बोलते हैं दोस्तों स्थानीय भाषा में। खच्चर यानी कि जो गधा और घोड़ा होता है उसके मिक्सचर को, यानी कि उत्तर और दक्षिण के मिक्सचर को वेसर शैली बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिल की हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के संबंध में सही नहीं है? तो इसने भारत की पारंपरिक संस्थाओं को जड़ और पश्चगामी पाया, ये सही दिया गया है। मिल द्वारा किया गया विश्लेषण साम्राज्यिक सरकार के अनुकूल था, यानी जो साम्राज्यिक सरकार ब्रिटिश सरकार थी उसके अनुकूल इसने लिखा था। यह हेल्बरी कॉलेज में भारतीय सिविल सेवा के ब्रिटिश अधिकारियों हेतु भारत के संबंध में एक पाठ्य पुस्तक बनी, यानी कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज था उसके अंदर ये पढ़ाई गई, और जो हेल्बरी कॉलेज था उसके अंदर भी ये पढ़ाई गई थी। बुक्स जो भी सिविल अधिकारी बनते थे उनको ये इतिहास पढ़ाया जाता था, इसके द्वारा लिखा गया जो मिल ने लिखा था, यानी कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बुक भी, इसको आप याद कर लीजिए, मिल की बुक है ये। और इस पर क्या था,
ब्रिटिश उपयोगीवादी दर्शन का कोई असर नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसके ऊपर ब्रिटिश उपयोगवादी दर्शन का पूरा असर था, तो यही इसका गलत दिया गया है, यानी कि नहीं है। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गलत है? लेखन के दैनंदिन कार्य बन जाने के बहुत दिनों बाद तक मौखिक परंपरा के प्रति मोह बना रहा। भर्तृहरि ने घोषणा की कि समझ के पास वाक रूप होता है, वाक प्रकटिकता जागरूकता से प्रकार के ज्ञान की नींव है। इस प्रकार भारतीयों ने कंठस्थ की अपेक्षा गृहस्थ को वरीयता दी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है यही गलत दिया गया है इसके अंदर, बाकी ये सभी सही दिए गए हैं भर्तृहरि के बारे में। और ये 9वीं शताब्दी के लातीनी व्याकरण का विचार जो आदर्शक भारतीय विचारों से बिल्कुल अलग था, इसलिए यूरोपियों में विद्वान व्यक्ति वह था जो लिटरेटस अर्थात पढ़ा लिखा लॉर्ड मैन होता था। तो ये 3rd इसमें रॉन्ग दिया गया है। में से मनुस्मृति में मिश्रित जातियों को दिए जाने वाले विभिन्न दर्जों के संबंध में सही नहीं है, तो ये हमें देखना है कि नहीं कौन सा है। तो वर्ण व्यवस्था में एक जो दर्जा कम की पत्नी से जन्मे बच्चे को द्विजों के रूप में स्वीकृति मिलती थी, यानी कि एक दर्जा कम अगर पत्नी अगर यानी कि पति जो है अगर वैश्य है और पत्नी जो शूद्र है तो द्विजों के उसको स्वीकृति मिल जाती थी। वर्ण दर्जे के हिसाब से 2 या 3 डिग्री नीचे की महिला से जन्मे बच्चे से शूद्रों में एक नया समूह निर्मित होता था, तो ये सही दिया गया है यहाँ पे। यदि महिला का संबंधित दर्जा पुरुष के दर्जे से ऊंचा होता था तो ऐसे विवाह की संततियों को माता पिता के दर्जे से नीचे रखा जाता था, तो यहाँ ये बिल्कुल सही दिया गया है। अनुलोम विलोम जो अनुलोम विवाह को प्रतिलोम विवाह की अपेक्षा कहीं अधिक पवित्र कानून का उल्लंघन करने वाला माना जाता था, तो ये गलत दिया गया है। 4 इसका राइट आंसर है। ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम पे, तो मनुस्मृति के अंदर दिया गया है। 74 क्वेश्चन है ये, अभिकथन और कारण के ऊपर है। गुप्त काल को सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में प्राय क्लासिकल युग कहा जाता है। ये यहाँ पे हमें पता ही है कि क्लासिकल युग इसी को माना जाता है, गुप्त काल को। और गुप्त काल के कलात्मक आदर्शों की प्रशंसा करते हुए तर्क दिया जाता है कि यह एक ऐसा युग था जिसमें कलात्मक क्रियाकलापों का आश्चर्यजनक विकास देखने को मिलता है। तो व्याख्या सही नहीं करता, हमको क्योंकि लगा के देखते हैं, और सही दोनों हैं। धर्मशास्त्र रचनाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो धर्मशास्त्रों के संबंध में हमें बताना है कि इसमें 4 वर्ण और सामाजिक जीवन के मानदंडों का संदर्भ है, बिल्कुल करेक्ट है। ये जो भी धर्मशास्त्र लिखे गए थे इसमें विभिन्न जातियों का संदर्भ नहीं है, इसके अंदर दोस्तों जातियों का ही संदर्भ दिया गया है। यहाँ पे ये ही गलत हो रहा है और यही इसका राइट आंसर है। यहाँ पे जातियों का ही संदर्भ था, धर्मशास्त्रों के अंदर जातियों की ही बात हो रही थी, और इनमें जो है देश धर्म और कुल धर्म का संदर्भ है। इसमें जोर दिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण के धर्म का पालन करे, ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर है 2 दोस्तों। और निम्नलिखित में से किस महाजनपद से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारसी सेना को पुरुषों और सामग्री की आपूर्ति होती थी? तो ये होती थी गांधार राज्य से। कई बच्चों ने उस टाइम पे ये गांधार वाला गलत किया दोस्तों। कालीबंगा जो है जहाँ प्राग हड़प्पा सभ्यता के अनेक स्थल पाए गए हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित था? तो ये हमें पता है कि कालीबंगा राजस्थान के अंदर है। निम्नलिखित में से किसको खगोलीय उपकरण के सुव्यवस्थित विवरण वाली पहली उपलब्ध भारतीय रचना कहा जाता है? यानी कि इसके अंदर खगोलीय उपकरणों का ही विवरण मिलता है, तो वह कौन सी रचना है? तो ये दोस्तों जो रचना है ये है ब्रह्मफुट सिद्धांत, और आपको इनके राइटर भी देखने हैं कि कौन सा इसमें है। और जो रॉन्गली स्पेल्ड है यानी कि मिसमैच जो है, R.S. शर्मा की अर्बन डेक्कन इन इंडिया, ये सही दी गई है। जॉन विलियम्स की जो है द आर्ट ऑफ गुप्ता इंडिया एम्पायर एंड प्रोविंसेस, A.L. बाशम की जो दी है द वंडर दैट वाज इंडिया, बिल्कुल सही दी गई है। रोमिला थापर की ये बुक नहीं है दोस्तों। और जो ये बुक है मिथ एंड रियलिटी स्टडीज़ इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ये है D.D. कोशाम्बी की, D.D. कोशाम्बी। तो ये आप याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि रॉन्गली मैच है ये चीज़। और ये दोस्तों ये क्या था,
एक हमारे पास पैराग्राफ आया था, आप इसको एक बार हिंदी में ज़रूर पढ़ना इसको, और फिर ही आप इसके क्वेश्चन करना। आप सारा इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगर मैं इसको पढ़ूँगा तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा इस चीज़ को पढ़ने में, तो आप इसको खुद पढ़ना। यहाँ इंगित जो है पूर्व मध्यकाल का प्रारंभ लगभग कब हुआ, तो ये हमें पता है कि 600 ईस्वी पैराग्राफ के अंदर दिया है। और ब्राह्मणों को दिए गए भूमि अनुदान का क्या परिणाम हुआ, उन्होंने शासकों की स्थिति को सुदृढ़ किया और इससे कृषि का विकास हुआ, क्योंकि प्राय अनुदान प्राप्तकर्ता को खेती के तहत नई भूमि लानी पड़ती थी। भेदभावहीन ग्रामीण समाज का और स्तरीकरण हुआ। धार्मिक संस्थाओं और व्यक्तियों को भूमि अनुदान प्राप्त करने की प्रथा की शुरुआत 600 ईस्वी से हुई। तो इसके अंदर जो इसके राइट आंसर बनेंगे, शासकों की स्थिति को तो वहाँ सुदृढ़ जो ऊपर दिया गया है, यानी कि ये चीज़ तो बिल्कुल सही दी गई है कि शासकों की स्थिति भी सुदृढ़ हुई और अनुदान प्रथा को नई भूमि लानी पड़ती थी। भेदभावहीन समाज का स्तरीकरण भी हुआ और धार्मिक संस्थाओं और व्यक्तियों को भूमि अनुदान प्राप्त करने की प्रथा की शुरुआत 600 ईस्वी से हुई। ये तो गलत हो जाएगा, तो इसमें 1, 2 और 3 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। 1, 2 और 3, यानी कि सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अभी कथन वाला देखिए, पूर्व मध्यकाल में सामंतवादी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं पाई जाती थी, परंतु यह यूरोपीय सामंतवाद से काफ़ी भिन्न था। दोस्तों, जो हमारे यहाँ सामंतवाद था और यूरोप में सामंतवाद था, उसमें काफ़ी भिन्नता थी। तो ये सही है। दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकाल शहरी विकास का काल था, जैसे कि शिल्प, व्यापार संघों और शहरी केंद्रों के विकास से स्पष्ट है। दक्षिण भारत में जो पूर्व मध्यकाल शहरी विकास का काल था, जैसे कि शिल्प, व्यापार संघ और शहरी केंद्रों के विकास से जो है स्पष्ट है। तो ये यहाँ पे दोनों चीज़ें सही दी गई है, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है सही। दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकाल। आप वैसे भी दोस्तों एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से खुद देखना। अगर आप इसको आंसर को ढूंढने की कोशिश करो तो खुद भी एक बार इसको ट्राई करना आप, क्योंकि मुझे भी डाउट लग रहा है इसके आंसर पर। इनमें से कौन से कथन सही हैं, तो ये पैराग्राफ सही चल रहा है दोस्तों। पूर्व मध्यकालीन भारत में सांप्रदायिक धार्मिक समूहों का विकास हुआ। इनमें से भक्ति पूजा पर बल देने वाले सिद्धांतवादी संप्रदाय लोकप्रिय हुए। तो ये एक तो सही हो जाएगा यहाँ पे। मंदिर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कार्यों के गतिशील स्थल बन गए, बिल्कुल सही हो जाएगा 2 भी। और पूर्व मध्यकालीन भारत के शहरी केंद्रों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इनमें से एक को प्रशासनिक शहर, दूसरे को वाणिज्यिक शहर कहा जा सकता है। तो ऐसा कोई भी बंटवारा यानी कि पूर्व मध्यकाल में हम नहीं कर सकते, तो ये गलत हो जाएगा। चूँकि मंदिरों ने विभिन्न सामाजिक समूहों को आकृष्ट किया, इस प्रकार उन्होंने अपवर्जन के पक्षधरों का विरोध किया। तो 4 भी यहाँ पे सही दिया गया है। 1, 3 और 4 इसका सही आंसर है। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, यानी कि इसका जो राइट आंसर है 1 हो जाएगा। यही पैराग्राफ से है। 600 से 1200 ईस्वी के बीच की अवधि के दौरान क्षेत्रीय संगठनों के उदय के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रासंगिक नहीं है। तो इसमें जो प्रासंगिक नहीं दी गई है वो आप देखिए। संस्कृत ग्रंथों का विकास, देसी भाषाओं का विकास, स्थापत्य और कला का परिष्करण, कला और स्थापत्य की विशिष्ट जो क्षेत्रीय शैलियों का उदय। तो इसके अंदर जो हुआ था, कला और स्थापत्य की विशिष्ट शैलियों का उदय हुआ था। 4 देखिए एक बार किस किस के अंदर दिया गया है। 3rd और 4th के अंदर ये चीज़ दी गई है। तो स्थापत्य और कला का परिष्करण, 3rd, 4th देसी भाषाओं का विकास भी हुआ था और कला और स्थापत्य का उदय। और तो इसका राइट आंसर 2nd और 4th हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। एक बार इसको भी आप पैराग्राफ से ज़रूर देखिए खुद से। सिखों द्वारा जो मुफ्त रसोई यानी कि लंगर की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि जो लंगर की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई थी, तो ये अपनाई गई थी सूफी दरगाहों से, यानी कि सूफियों से प्रभावित हुए थे गुरु नानक देव। उनको देख के इन्होंने ये चीज़ स्टार्ट की थी, लंगर व्यवस्था। क्योंकि लंगर व्यवस्था में पता है कि गुरु नानक देव ने शुरू की थी।
और दोस्तों सारे पेपर आपको यहाँ मिलेंगे। मैं यूपीएससी के भी डालने वाला हूँ थोड़ा टाइम बाद, पहले नेट के डाल दूँ। और यहाँ पे जो स्रोत हैं और क्षेत्र हैं उन किस किस में कौन से क्षेत्र की बात होती है, यानी कि किस क्षेत्र से जो है किस का पता चलता है, किससे किसका चलता है। चचना में हमें पता है कि सिंध के इतिहास का पता चलता है। रियाज उस सलातीन जो है, जो रियाज यानी कि मीरात अहमदी से गुजरात का पता चलता है। नुस्खा ए जो दिलखुशा है ये दक्कन, और रियाज उस सलातीन जो बंगाल के इतिहास का हमें थोड़ा बहुत वर्णन मिलता है। तो ए का 4 और डी का 2, ए का 4 डी का 2 और बी का 3, यानी कि एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अठारहवीं शताब्दी के स्रोत तुफातुल हिंद में से किस बोली में विशाल शब्दावलियाँ दी गई है। 18वीं शताब्दी का स्रोत है ये तुफातुल हिंद, तो किस बोली में विशाल शब्दावली दी गई, तो ये ब्रज भाषा थी। अलाउद्दीन खिलजी के मौत के बाद उसकी मूल्य नियंत्रण व्यवस्था ध्वस्त हो गई और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। निम्न में से कौन सा इतिहासकार या यात्री मुबारक खिलजी के शासनकाल के दौरान बढ़ती कीमतों के बारे में उल्लेख करता है, तो ये था शेख मुबारक जो इसके बारे में बात करता है। फ्रांसीसी यात्री जो जीन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर था ने गोलकुंडा की राजधानी जो राजधानी थी उसको क्या नाम दिया था, तो ये दिया था इसने भागनगर, इसने बोला था इसको। ताप्ती नदी के किनारे लगभग 1400 ईसा पूर्व में बुरहानपुर शहर की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी नासिर खां फारूकी ने 1400 ईस्वी के अंदर। इम्पोर्टेंट है काफ़ी ये। और इसको हमें मिलाना है कि कौन सी सल्तनत जो है किसने स्टार्ट की। सबसे पहले हमें पता है कि जो बहमनी सल्तनत थी अलाउद्दीन हसन ने की थी, और जफ़र खान ने की थी गुजरात सल्तनत की, मलिक सरवर ने जौनपुर की, और दिलावर खां गोरी ने मालवा सल्तनत की। तो आप इसके आंसर देख लीजिएगा क्योंकि टाइम लग जाता है दोस्तों ऐसे ही बताने में। मंगोल खान जो तराशमरीन था इसने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे किया है। दोस्तों आप मंगोलों के जितने भी आक्रमण हुए किसने किसके टाइम पे किया, तो ये आप चीज़ याद रखिए। कुछ नहीं पता चलता कि कौन सा पेपर में आ जाए। कौन से विद्वानों ने 1579 ईस्वी में मजहर का प्रारूप तैयार किया था, तो ये था अबुल फजल और शेख मुबारक। लेकिन ये एनटी ने इसका आंसर दिया है, लेकिन बुक्स में हमें ये मिलेगा, लेकिन एनटी ने 1 दिया है यानी कि 1 दिया है। निम्न में से कौन सा जो स्रोत है सिंध के इतिहास से संबंधित है, तो सिंध के इतिहास में जानकारी जो देने वाले जो स्रोत हैं वो है तारिक ए ताहिरी और मजहर ए शाहजहानी, 2 यानी कि 3 और 4। इससे हमें क्या है सिंध के इतिहास की जानकारी मिलती है। चचनामा तो है ही है। भारत और उज्बेकिस्तान के 2 बादशाहों के नाम बताइए जो हिंदू कुश या हिंदू कुश को दोनों साम्राज्यों की क्या थी, हिंदू कुश पर्वत को दोनों साम्राज्यों की राजधानी यानी कि सीमा तय करने पर सहमत हुए थे। तो ये था अकबर और अब्दुल्ला खान उज्बेक था, यानी कि ये भी आपको याद रखना है कि अकबर के समकालीन वहाँ पे अब्दुल्ला खान उज्बेक था। तकावी ऋणों के संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए एक बार, ये कृषि प्रयोजनों हेतु तो किसानों को दिए जाते थे, ये व्यापारिक प्रयोजनों हेतु व्यापारियों को दिए जाते थे, ये चौधरी और मुकदमों के माध्यम से दिए जाते थे जो अलग अलग किसानों को वितरण करते थे। ये सही दिया गया है। चौधरी और मुकदम जो था उनकी अदायगी की लिए गारंटी नहीं देते थे, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यही इनकी गारंटी लेते थे किसानों की। तो 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 देखिए किस में है। मीर जुमला ने अहोम राज्य पर हमला करके अहोम की राजधानी
गढ़गांव पर कब्जा कर लिया। 1663 ईस्वी में अहोम राज्य और उसके बीच एक संधि हुई। अहोमों ने किस वर्ष मुगलों को कूच हाजों को छोड़ने और मानस नदी को सीमा के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य किया? तो ये 1681 इसका राइट आंसर रहेगा। 1681 के अंदर एक कोई संधि हुई थी इनके बीच। उसने सड़कों पर सुरक्षा निश्चित करने और यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए राजमार्ग पर 2 कोस की दूरी पर सरायों का निर्माण किया। इससे ही हमें आइडिया लग रहा था कि किसने इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, क्योंकि सरायों का निर्माण शेरशाह ने ही किया था। यह यात्री बिस्तर और पक्का भोजन प्राप्त कर सकने तथा बिना पके भोजन की आपूर्ति की व्यवस्था थी। ऐसा लगभग 1700 सरायों का निर्माण कराया। यह 1700 सराय इसने बनवाई थी। आज भी दोस्तों क्या है, जो जीटी रोड है यानी कि जो ये अमृतसर तक जाता है, इसके ऊपर क्या है हमें देखने को मिलती है मीनारें वगैरह भी, जो कोस मीनार इसको बोलते हैं। तो आज भी खड़ी हुई हैं, जो शेरशाह सूरी से संबंधित। अगर कभी आप आओ, यहाँ से निकलो, कुरुक्षेत्र तरावड़ी के पास भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये शेरशाह सूरी था और इसने अलग अलग व्यवस्था की थी दोस्तों। मुसलमान के लिए अलग खाना था और उसके बनाने वाला मुसलमान होगा, हिंदू के लिए अलग खाना बनेगा और हिंदू ही खाना बनाएगा। तो ऐसी व्यवस्था उसने की थी। और उसके बारे में एक प्रख्यात जो उक्ति भी है, उसने कहा था कि प्रत्येक जो भी कोई यहाँ पे सराय में आए उसको उसके पद के हिसाब से खाना दिया जाए और उसके टट्टू को यानी उसके गधे को घास दिया जाए। भारत में निम्न में से किस उत्पाद की शुरुआत बंगाली यानी कि पुर्तगालियों द्वारा नहीं की गई? तो तंबाकू पुर्तगाली लेके आए, जिसको जहांगीर ने बैन किया था। जहांगीर के ही टाइम में ये लेके आए थे, यानी अकबर के टाइम में 1604 चूर के आसपास लेके आए थे। काजू भी यही लेके आए, अनानास भी यही लेके आए। पान जो था यहाँ पे पहले से ही था इंडिया के अंदर, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्योंकि पान का उल्लेख जो इब्न बतूता भी करता है, यानी कि ये पान की काफ़ी विस्तृत व्याख्या बताता है। तो इससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि पान इंडिया के अंदर काफ़ी फेमस था उस टाइम में। कौन सी फारसी पुस्तक जो है कपास धुनने के चाप का प्रारंभिक साहित्यिक संदर्भ इसके अंदर मिलता है? तो ये थी सीरत फिरोज शाही के अंदर इसका उल्लेख हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व अनुदान जो है धार्मिक बुद्धिजीवियों को नहीं दिया जाता था? नहीं देखना है। अमलाक भी धार्मिक उसमें आ जाएगा, इद्रार भी धार्मिक के, इनाम भी आ जाएगा उसी के अंदर। औकाफ जो था ये नहीं था, और इनाम तो हमें पता है कि ये तो इनाम इद्रार विद्वानों को दिया जाता था और अमलाक भी विद्वानों को ही दिया जाता था। निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो सही हमें देखना है, जो इसमें जो सही दिए गए हैं वो हमें एक बार देख लेने हैं कि कौन कौन से इसके अंदर जो सही हैं। इब्न बतूता भारत में उत्पादित आम का बढ़ चढ़कर वर्णन करता है, ये काफ़ी सही दिया गया है। वह गुठली बोकर उसके उत्पादन का उल्लेख करता है, ये भी यहाँ पे सही दिया गया है। इब्न बतूता उल्लेख करता है कि भारत में आम की कलम बांधने की प्रथा है, ऐसा कोई प्रथा नहीं थी, तो ये गलत है। उस टाइम पे इसने कुछ जिक्र नहीं किया। ए और बी इसका राइट आंसर होगा। अलाउद्दीन की कृषि व्यवस्था में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा अनेक परिवर्तन किए गए। इस संदर्भ में निम्न से कौन सा सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो हमें देखने हैं। उसने किसानों का बोझ कम करने के लिए हुक्म ए मसाहत माप के स्थान पर हुक्म है हासिल यानी कि फसल बटाई को अपनाया। तो ये इसमें हमें नहीं और जो हैं वो देखने हैं। गयासुद्दीन ने ग्राम प्रमुखों को साधारण किसानों के स्तर पर लाने के अलाउद्दीन के सिद्धांत में विश्वास नहीं किया और उनकी परिलब्धियों को बहाल किया, ये सही दिया गया है। ये इसने ऐसा ही किया था गयासुद्दीन ने। उसने खेती और चारागाह को कर निर्धारण से छूट प्रदान की। खेती और चारागाह को खर यानी कि अलाउद्दीन की कृषि व्यवस्था में गयासुद्दीन, ये भी सही दिया गया है। घरी कर और जो चरी कर था उसने छूट दी थी। उसने भू राजस्व की प्रथा को भी जारी रखा और उसे प्रोत्साहित किया। उसने किसानों को कम के बोझ को कम करते हुए हुक्म है मसाहत के स्थान पर हुक्म है हासिल फसल बटाई को अपनाया। तो सही नहीं हमें देखना था इसके बारे में। तो 2 और 3 तो सही हो जाएंगे दोस्तों। अब मुझे 1 और 4 में डाउट हो रहा है, तो आप खुद इसको फाइंड करना एक बार, क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट देख रहा हूँ। मैंने इसके आंसर अभी नहीं देखे हैं, मैं खुद कर रहा हूँ क्योंकि मैंने किए हुए हैं पहले ये पेपर।
निम्नलिखित में से कौन से कर मुक्त व्यापार सुविधाएं प्रदान करने और करों में कमी किए जाने की श्रेणी में आते हैं? तो जो इसमें से आएंगे, राहदारी यानी कि मुक्त व्यापार सुविधाएं प्रदान करने और करों में कमी किए जाने की श्रेणी के अंदर आते हैं। तो इसमें जो करों के संबंध में है, एक तो इसमें आएगा ये राहदारी के साथ आएगा मुकद्दमा। तो राहदारी में हम देखते हैं एक बार डी के साथ, बी और डी। दोस्तों इसको भी आप एक बार खुद देखना, क्योंकि मुझे इसका आंसर अभी सही से नहीं पता है, क्योंकि एनटी ने भी ये साइट पर नहीं डाल रखे हैं। ये मैंने जो भी पेपर मैंने मिला है तो ये मैंने खुद किया है, सोल्व किया है। तो इसका भी मुझे क्वेश्चन का सही आंसर अगर मैं तुक्का मार दूँ या गलत बता दूँ तो आपको नुकसान होगा, आप इसको खुद कीजिएगा, क्योंकि जो मुझे अच्छे से पता है कि इसका आंसर ये है तो मैं वही अच्छे से कर रहा हूँ। 3-4 क्वेश्चन ही हैं जो थोड़ा बहुत आंसर जिसके मिसमैच है, क्योंकि इनकी आंसर की जो है वो कहीं मिल नहीं रही है। बाकी जो मैंने कराए हैं सब बिल्कुल सही हैं। दोस्तों संगीत के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? शास्त्रीय संगीत से संबंधित जो कृति थी लहजत ए सिकंदरी का जो रचना हुई थी सुल्तान सिकंदर की संरक्षण में हुई थी, ये सही दिया गया है। अबुल फजल जो है 36 संगीतकारों के नाम बताए हैं उसने, और अकबर के दरबार में स्वर और वाद्य संगीत बजाया था, तो ये सही दिया गया। अबुल फजल के बारे में 36 संगीतकारों का उसने जिक्र किया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया गया। शाहजहाँ ने अपने दरबार में न तो संगीत को प्रोत्साहित और नए संगीतकारों को पुरस्कार प्रदान किए। उसकी रुचि स्थापत्य कला में थी, उसकी रुचि जरूर स्थापत्य कला में थी दोस्तों, और उसने संगीत को प्रोत्साहन भी किया और संगीतकारों को पुरस्कार भी प्रदान किए थे। यही यहाँ पे गलत दिया गया है, यहाँ कहा गया है कि पुरस्कार वगैरह कुछ नहीं दिया उसने, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। 3 ही इसका यानी कि नहीं में आना था, क्योंकि शाहजहाँ खुद संगीत में रुचि लेता था, खुद अच्छा गाता था। तो ये चीज़ भी आप देखिए। औरंगज़ेब ने उसके शासनकाल के प्रारंभिक 10 वर्ष के बारे में इसने बताया है। शुरू के 10 वर्ष में संगीतकारों को पुरस्कार प्रदान किए और ऐसा लगता है कि वह संगीत के प्रति समर्पित था। ये बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि 10 साल के बाद ही वह कट्टर बनता है ज़्यादा। तो शुरू के 10 वर्षों में संगीत सुनता था, लेकिन 10 सालों के बाद वह संगीतकारों को बोल देता है कि इसको इतना गहरा दबाना है कि इसकी आवाज़ बाहर ना निकल सके, जनाजा निकाल देता है संगीत का ये। हु वाज द फाउंडर ऑफ द ऋषि सिलसिला इन कश्मीर? जो ऋषि सिलसिला था नूरुद्दीन, हमें पता है कि शेख नूरुद्दीन इसके संस्थापक थे, शेख नूरुद्दीन। शाहजहाँ पहला मुगल बादशाह था जिसने माही मरातिब नामक एक नए ध्वज की शुरुआत की। इसे किस व्यक्ति को प्रति सर्वोच्च सम्मान माना जाता था? शाहजहाँ के पहले कौन भारतीय शासक से प्रदान किया करता था? दिल्ली के सुल्तानों ने इसकी शुरुआत की थी। आप अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में अगर थोड़ा बहुत अगर आपने हिस्ट्री को पढ़ा है तो वहाँ पे भी ऐसा हमें इसके बारे में पता चलता है कि वह भी ऐसा कुछ देता था। शाहजहानाबाद में साहिबाबाद बगीचे का निर्माण किसने करवाया, जिसे धनी व्यापारियों के लिए सराय के रूप में उपयोग किया जाता था? धनी व्यापारी इसको सराय के रूप में यूज़ करते थे, तो ये किया था जहारा बेगम ने। अब सूफीवाद का सर्वेश्वरवाद बनना शुरू हुआ जब इब्न अल अरबी के विचार सबसे पहले जलालुद्दीन रूमी और अब्दुर्रहमान जौनी के फ़ारसी काव्य और उसके बाद अशरफ जहांगीर सिमनोनी 15वीं शताब्दी के प्रारंभ के भारत के भीतर प्रयासों पर अपना प्रभाव डालने लगे। इसी समय शंकराचार्य की वेदांत विचारधारा के सर्वेश्वरवाद का प्रभाव ब्राह्मणवादी विचारों के भीतर लगातार बढ़ रहा था। इनमें से वह कौन सा मुगल शासक था जिसने सबसे पहले इस विचार को पहचाना? तो यहाँ पे जो एंटी ने आंसर दिया है इसका दोस्तों जहांगीर, और हमें भी जहांगीर ही लगाना होगा। वैसे इसका अकबर भी आंसर बनता है, क्योंकि वैसे वेदांत का प्रभाव जो था वो जहांगीर के ऊपर था। अगर इस हिसाब से देखें तो जहांगीर इसका आंसर बनता है। अगर ये चीज़ देखें जो जलालुद्दीन रूमी की पुस्तक थी, काफ़ी अकबर जो था इसको काफ़ी रुचि लेके पढ़ता था। 2 बुक्स ही थी, हाफिज़ का दीवान और ये जलालुद्दीन रूमी की जो पुस्तक थी, इन दोनों को अकबर बड़े चाव से पढ़ता था। अब इसके बारे में अगर पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा।
दोस्तों लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना आप चैनल को, अगर आप नए हैं तो, क्योंकि मैं इतना गुरु नानक देव के बारे में हमें देखना है। जो गुरु नानक देव जी थे 16 वर्ष के थे, उनके माता पिता ने शादी कर दी थी और बाद में वही व्यापारी और किसान बन गए, बिल्कुल सही दिया गया। भाई मर्दाना की गुरु नानक से मुलाकात हुई और वो आजीवन मित्र बने रहे, क्योंकि भाई मर्दाना उनके साथ रहे आजीवन और रबाब बजाते थे और चलते रहते थे वो। उन्होंने हिंदू और सूफी धार्मिक स्थलों के दर्शन करते हुए पानीपत से लेकर असम तक की यात्रा की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। वह श्रीलंका गए और कश्मीर जाने की तीव्र इच्छा के बावजूद वहाँ नहीं जा पाए, ये गलत दिया गया है दोस्तों यहाँ पे। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि इच्छा के बावजूद नहीं गए ऐसा कुछ नहीं था, वो कश्मीर में जाके आए थे, कई बार गए थे, तो ये सही दिया गया है, यानी कि गलत दिया गया, लेकिन कश्मीर में वो गए थे। सिख धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से जो कथन है वो सही है? 1750 ईस्वी के दशक में सिख दल और मिसल जो समूह अलग अलग प्रमुख सरदारों के नेतृत्व में अधिक से अधिक शक्तिशाली बन गए, जिन्होंने अत्यंत पेशेवर तरीके से हथियारबंद सैनिक संगठित किए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1750 के बारे में ही ये चीज़ें हुई थी उस टाइम में। चक गुरु अमृतसर में वार्षिक शरबत खालसा की आयोजन की प्रथा थी, परंतु आपसी भेदभाव के कारण प्रत्येक सरदार ने अपने लिए अलग क्षेत्र के निर्माण का इरादा बनाया, ये भी यहाँ पे सही दिया गया है। इसी प्रक्रिया पर अंत में रणजीत सिंह 1780 से 1839 ईस्वी में रोक लगाई। उन्होंने खालसा के नाम से पंजाब में एक राज्य की स्थापना की, ये बिल्कुल सही दी गई है चीज़ यहाँ पे। यही उनका टाइम पीरियड था। 1839 में उनकी मृत्यु होती है। जो सभी गुरु जो थे खत्री थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उस जो खत्री कास्ट से संबंध रखते थे सभी गुरु जितने भी हुए हैं, परंतु 17वीं शताब्दी में उनके सेनापति यानी कि जो उनके मसन थे अधिकांश जाट हुए हैं। 17वीं शताब्दी में जिनके मसन यानी कि जो यानी मसन उनको बोलते हैं, जो धर्म यानी कि धर्म प्रचार वगैरह करते थे और यानी कि ज्ञान वगैरह भी देते थे, तो ये 4 के 4 यहाँ ऑप्शन सही हो जाएंगे। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बलूतदारों ने यह अपेक्षा की जाती थी कि जरूरत पड़ने पर वे अपनी क्षमता के अनुसार ग्रामीणों की सेवा करें। बलूतदारों की बारे में यहाँ पे बात हो रही है, बलूतदार की। तो उनका पारिश्रमिक जो था हमेशा वस्तु के रूप में दिया जाता था, नहीं हमें देखना था, तो यही नहीं है। उनका पारिश्रमिक वस्तु के रूप में दिया जाता था, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। वे गांव के मंदिरों के चढ़ावे का एक निश्चित हिस्सा और विशेष अवसरों पर अन्य प्रलब्धियों के पात्र थे, तो ये तीनों सही दिए गए हैं। स्थायी बलूतदार के सेवा के अधिकार और विभिन्न पारिश्रमिक प्राप्त करने के अधिकार को उनके मिरास या वतन के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, तो ये बलूतदारों के बारे में है। इफेक्ट दिए गए हैं, ये आपको यहाँ अच्छे से पढ़ने को मिल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर ही। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्प के सही उत्तर का चयन करना है। समाजशास्त्रियों ने यह बताया है कि जातियां भी संस्कृतिकरण के रूप के अंतर्गत अपने व्यवसाय के साथ साथ अपने दर्जे के में कैसे परिवर्तन करती है। संस्कृतिकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किए थे NS श्रीनिवास ने। 2 इसका आंसर है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरी बार रिपीट क्वेश्चन है, ये तीसरी बार रिपीट हुआ है। और ये एक पैराग्राफ आया था दोस्तों, अगर इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ना चाहे तो हिंदी में पढ़ के इसके आंसर देना आपने। अगर मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी इसमें टाइम लगेगा दोस्तों, मैं इसको पोज कर दूंगा, यानी कि आप इसको पोज कर लेना, मैं इसको थोड़ा रोक दूंगा, तो फिर आप इसके क्वेश्चन के आंसर लगाना। आप हिंदी में इसको सारा पढ़ सकते हैं, यहाँ पे पोज करके ज़रूर इसको एक बार अच्छे से पढ़ना, काफ़ी आपको इससे थोड़ी जानकारी मिलेगी अकबर और जहांगीर के टाइम के बारे में। जहांगीर ने अपनी किस पुस्तक में मीनार, तालाब और मंडप का 2 बार उल्लेख किया? हमें पता है कि जहांगीर की एक ही पुस्तक थी, तुझ के जहांगीरी, और कई बार हम गलत लगा देते हैं, लेकिन अगर जहांगीर की यहाँ बात हो रही है और उसकी पुस्तक, खुद की पुस्तक की बात हो रही है, तो हमें पता है कि एक ही उसकी पुस्तक थी। इनमें से किसे सेखू बाबा कहा जाता था? तो सेखू बाबा एक ही था, यानी कि जहांगीर को जो अकबर था सेखू बाबा बोलता था। सेखू बाबा वो इसलिए बोलता था क्योंकि जो इसका जन्म हुआ था वो फतेहपुर सीकरी के अंदर जो चिश्ती संत थे, यानी कि उनका नाम भी कुछ शेख, कुछ ऐसा, मेरे नाम अभी याद नहीं है उनका, तो कुछ ऐसा ही नाम था उनका भी, इस करके उनका नाम सेखू बाबा रखा था। जहांगीरपुर और जहांगीराबाद दोनों नामों का एक सा अर्थ है, अर्थात जहांगीर का शहर। पूरा शब्द जो है, पूरा शब्द की यहाँ बात हो रही है, वो किस भाषा से लिया गया?
जहाँ भी जितने भी नाम है दोस्तों, यहाँ हम अपने गांव के यहाँ देखते हैं, पूरा वर्ड मोस्टली को के यहाँ मिलेगा आपको। जैसे हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र की अगर बात करें, यहाँ पे भगवानपुरा है। तो ये सभी क्या है, ऐसे ऐसे नाम जो है संस्कृत के वर्ड है, यानी कि संस्कृत से पूरा लिया गया है। लेकिन जैसे किस शहर में अकबर के शासनकाल में निर्मित जो नीम सराय मीनार स्थित है? नीम सराय जो मीनार मालदा के अंदर है, ये मालदा शायद अभी पाकिस्तान के अंदर है। शेखपुरा जो शेखुपुरा मीनार की योजना अकबर के शासनकाल में निर्मित हिरण मीनार के समान है, यानी कि जो हिरण मीनार के समान शेखुपुरा की मीनार की योजना थी। तो हिरण मीनार में से किस शहर में स्थित है? तो ये है हिरण मीनार जो है फतेहपुर सीकरी के अंदर है। आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो उसके अंदर हिरण मीनार वगैरह का जिक्र हुआ है, अच्छे से उसको आप पढ़ना। भारत में अंग्रेजों की स्थिति में तब सुधार हुआ जब 1632 में उन्होंने गोल्डन फरमान दिया गया। यह फरमान उन्हें दिया था गोलकुंडा के सुल्तान ने। गोल्डन फरमान, गोलकुंडा, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। और डेट याद रखिए 1632, कई बार डेट ये रिपीट हो जाएगी। फ्रैंकायन केरान ने भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कब की? तो ये की थी इन्होंने 1667 के अंदर। सरकारी अभिलेखों के संदर्भ में कंसल्टेशन क्या थे? तो इसके अंदर कंसल्टेशन की यहाँ बात हो रही है। तो ये बंगाल और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्म के कारोबार से संबंधित इनको बोलते थे। तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध 1756-63 के फलस्वरूप भारत स्थित फ्रांसीसी और ब्रितानी बस्तियों के बीच भी खुली शत्रुता पैदा हो गई। दक्षिण में डुप्ले और बूसी की प्राप्तियों को 1760-61 में तहस नहस कर दिया गया। भारत में फ्रांसीसी परिसंपत्तियों के पुनर्स्थापना का प्रावधान किस संधि से हुआ? तो ये हमें पता है कि पेरिस की संधि से हुआ था। किस व्यवस्था अथवा बंदोबस्त के अधीन भारतीय राज्य विदेश और रक्षा मामलों के अपने अधिकार खो बैठे? तो यह थी सहायक संधि। गवर्नर जनरल को द सर्वेंट ऑफ द एम्परर घोषित करने वाले वाक्यांश का शासकीय मोहर से कब विलोप किया गया? तो ये किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के बाद से। प्रथम एंग्लो बर्मा जो युद्ध हुआ था 1824-26 के बाद, कौन सी संधि हुई थी उसके बाद? तो ये हुई थी यदाबू की संधि। यंदाबू की संधि। ब्रिटिश, यानी ये 126 क्वेश्चन है। ब्रिटेन ने भारत पर शासन करने का अधिकार कैसे हासिल किया? निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और सही कूट का चयन कीजिए। 1757 से 1857 के दौरान मुगल साम्राज्य का बेटा मराठा, सिख और अन्य क्षेत्रीय संप्रभुताओं द्वारा अर्पण और उनकी विजय, ये यहाँ पे सही दिया गया है। ब्रिटिश संवैधानिक विधि और यूरोप में प्रतिपादन लॉ ऑफ नेशंस के अधीन भारत में संप्रभुता में ब्रिटिश संसद का प्राधिकार और सभी सभ्य राष्ट्रों की मान्यता शामिल थी, ये बिल्कुल सही दिया गया है। चार्टर प्रदान किए जाने से ईस्ट इंडिया कंपनी को संप्रभुता का दर्जा मिला और पेरिस और वर्सेल्स की संधियों और कांग्रेस ऑफ वियना ने इस दर्जे की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता संप्रेषित की, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। 1857 के विद्रोह के बाद दमन के बाद मुगल शहंशाह ने ब्रिटेन की संप्रभुता हस्तांतरित की। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शहंशाह ने ब्रिटेन को संप्रभुता हस्तांतरित की। तो ये सही कोट हमें चुनने हैं। तो इसके ए, बी और सी तो इसके सही हैं दोस्तों, लेकिन मुझे 1857 वाला थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पे 3 बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। अगर हम इनको देखते हैं, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शहंशाह ने ब्रिटेन को संप्रभुता हस्तांतरित की। हस्तांतरित दोस्तों नहीं की हो सकती ये चीज़, यहाँ पे ये गलत दी गई है मेरे हिसाब से भी, क्योंकि इन्होंने छीना था इस चीज़ को, हस्तांतरित नहीं हुई थी ये चीज़। तो ए, बी और सी मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर है। एक बार आप खुद भी इस क्वेश्चन को ट्राई करना अच्छे से अपने लेवल पर, ताकि आप इसका अच्छे से आंसर जान पाओ। और ये बुक्स दी गई हैं
ये भी दोस्तों मैं आपको खुद कहूँगा कि आप इसको खुद सर्च कीजिए नेट के ऊपर, तभी आप इसको याद कर पाओगे। सबसे अच्छा तरीका है इनको याद करने का, आप सर्च कीजिए इनको नेट के ऊपर। मैं इसका आंसर मैं भी खुद नहीं बताऊँगा आपको। ब्रिटिश भारत के इतिहास में मैसूर को उनके पुराने शासक परिवार को वापस सौंपा जाना एक अद्वितीय घटना थी। इसे किसने अंजाम दिया था? तो ये दिया था रिपन ने इसको वापस कर दिया था 1883 के लगभग। इन्होंने इस यानी कि स्टेट पर पहले क्या था, हैदर अली था। हैदर अली को जब वेल्जली हरा देता है तो ये कृष्ण सेकंड कोई वाडियार वंश का था, उसको मिल गया था, यानी कि पुराने शासक थे वो यहाँ के वाडियार वंशी। लेकिन उनसे फिर शायद ये छीन लिया जाता है, क्योंकि कुछ आरोप लगा करके उनसे ये राज्य दोबारा छीन लिया गया था। फिर रिपन आता है तो रिपन वो वापस कर देता है इस राज्य को दोबारा उनको, वाडियार वंश को। मद्रास उच्च न्यायालय में मधु स्वामी अय्यर की नियुक्ति का निम्नलिखित में से किसने इस आधार पर विरोध किया था कि देश अधिकारियों को समान परिस्थितियों में कार्यरत यूरोपीय अधिकारियों के समान वेतन जो है नहीं मिलना चाहिए। यानी कि हमें पता, सबसे पहले इस क्वेश्चन को दोस्तों अगर दूसरे एंगल से हम देखें तो हमें इससे पता लगता है कि ये अंग्रेज़ों के फेवर में बोल रहा है। तो हमें देखना है कि अंग्रेज़ों के फेवर का इसमें अखबार कौन सा है। द हिंदू इंडियन था, अमृत बाजार पत्रिका जो थी मोतीलाल घोष की थी ये भी इंडियन थी। जो द ट्रिब्यून है मजीठिया का था, दयाल सिंह मजीठिया जो पंजाब के थे। तो इन तीनों को हमें पता है कि और जो द हिंदू है मेरे ख्याल से मुखर्जी का था शायद, ये आप इसको भी सर्च करना है एक बार। लेकिन हमें पता है कि ये मद्रास मेल जो है ये इंडियन नहीं था, ये अंग्रेज़ों द्वारा संचालित था। तो यही इसका राइट आंसर है और यही इसकी बात करता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप थोड़ा इस आइडिया से भी लगा सकते हो इस क्वेश्चन के आंसर। निम्नलिखित से यह किसने यह लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ था जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे। तो इस तथ्य को जो यानी कि जिसने जिक्र किया इस चीज़ का, तो ये थे आर.पी. दत्त। आर.पी. दत्त ये थे, आर.सी. दत्त नहीं थे, आर.पी. दत्त थे ये। इनमें से कौन सा कदम जो है लॉर्ड कर्जन ने नहीं उठाया था? कलकत्ता म्यूनसिपल अमेंडमेंट एक्ट अभी हाल ही का जो पेपर गया उसके अंदर दिया गया था, बिल्कुल सेम। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट ये भी सेम आया हुआ था कर्जन के टाइम के ऊपर। कर्जन से क्वेश्चन हर बार आता है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ। इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट एक्ट ये भी कर्जन के टाइम का था। वर्नाकुलर एक्ट जो है ये इसके टाइम का नहीं था, ये था 1878 में। वो कौन था 1878 में? वो था लिंटन के टाइम। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान सत्याग्रह, बहिष्कार और जन विरोधी जो विरोध के कई अन्य कारगर तौर तरीकों का विकास हुआ? तो ये हुआ था बंग विरोधी आंदोलन। इसमें सबसे पहले इन चीज़ों का प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया और उनके प्रति निष्ठा की घोषणा की और 1930 के दशक के उत्तरार्ध में इसका कांग्रेस में विलय हो गया और जिससे राष्ट्रीय आंदोलन का आधार व्यापक हुआ? तो आप एक बार इन पे ज़रूर नज़र मारना है कि कौन इसकी बात करता है, कौन सी पार्टी कब आई और 1930 के दशक की यहाँ बात हो रही है। तो ये गैर ब्राह्मण संघ था जिसने ऐसा किया था। मुजफ्फर अहमद ने 1925 में काजी नजरुल इस्लाम के साथ मिलकर किस पार्टी की स्थापना की थी? तो एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद भी देखना कौन सी जो पार्टी थी, और एक बार इसको आप अच्छे से खुद कोशिश करना। काजी पार्टी, मुझे इसका स्वराज पार्टी इसका आंसर लग रहा है, लेकिन आप भी इसको ज़रूर फाइंड आउट करने की कोशिश करना, तभी आप इसको याद कर रख पाओगे। और ये दोस्तों यहाँ एसोसिएशन वगैरह दी गई है कि किसने कौन सी एसोसिएशन बनाई थी। तो ये भी आप इसको खुद ही यानी कि
मैं इस वैसे इसका खुद ही बता देता हूँ कि इसमें बताना है कि कौन सी संबंध नहीं है, यानी कि जो सही है और जो सही नहीं है वही हमें इसमें देखनी है, सुमेलित नहीं देखना है। तो भारत स्त्री जो महामंडल है सरला देवी चौधरानी की है, सही दी गई है। और आप यहाँ से इसको ज़रूर याद करना। एस्टेट के अंदर सेम क्वेश्चन आया था अभी लास्ट टाइम, सेम क्वेश्चन नेट में आया था लास्ट टाइम, वीमेन इंडियन एसोसिएशन। तिस्या ये यहाँ पे गलत दिया गया है, यही इसका राइट आंसर है 2, ये यहाँ गलत दी गई है। द नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन, ये मेहरबाई टाटा की है, बिल्कुल सही, इन्होंने ही इसकी यानी कि स्थापना की थी। ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस, ये 1927 लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है। मार्गरेट कंजिस, बिल्कुल सही मैचिंग में है ये, और इसका राइट आंसर 2 है दोस्तों। गांधी जी ने किस वर्ष साबरमती आश्रम अहमदाबाद को छोड़ा और स्वराज प्राप्ति के बाद ही लौटने का व्रत लेते हैं? तो ये 1930 के अंदर उन्होंने छोड़ दिया था, और इसी टाइम पर उन्होंने एक व्रत लिया था। और ये वैसे वहाँ पे गए ही नहीं, इतना आज़ादी नहीं मिली, ऐसा भी उनके बारे में थोड़ा मिलता है। किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध आह्वान किया, यानी कि नारा दिया दिल्ली चलो? तो ये सिंगापुर से इन्होंने दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने हिस्ट्री को पढ़ा है तो ये तो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगी। जब हम पहली बार हमारा संविधान बना था तो उसके अंदर 395 अनुच्छेद थे और 12 अनुसूचियाँ थी। तो किस अवधि के दौरान ये तैयार किया गया था? ये दिसंबर 1946 से लेकर दिसंबर 1949 तक ही ये तैयार हुआ था। हु वाज द निज़ाम? 1940-49 के दौरान हैदराबाद का निज़ाम कौन था? तो ये था मीर उस्मान अली, इसका निज़ाम था। एक सारी यूनिवर्सिटियाँ भी आप याद रखना कि किसके टाइम में कौन सी यूनिवर्सिटी बनी थी। अभी कथन के ऊपर क्वेश्चन आ गए हैं, तो आप ये देखिए। भारत के क्रमिक उद्योगीकरण ने न सिर्फ पूंजीपतियों को सार्वजनिक जीवन के अग्रभाग में ला खड़ा किया, बल्कि एक औद्योगिक मजदूर वर्ग को भी उत्पन्न किया। यूरोपीय स्थिति के विपरीत भारत में सरबराह बने किसानों के बीच से मजदूरों की कोई खुली भर्ती नहीं हुई, यह भर्ती आमतौर पर बेरोजगारों के बीच से हुई। आप भी इसको एक बार पढ़िए अच्छे से और खुद भी इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये दोस्तों दोनों सही हैं यहाँ पे। अगर इसके बीच में क्योंकि लगा के देखते हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है आंसर को, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए और बी तो सही है, लेकिन व्याख्या जो नहीं है। और इस बहस का अभी तक अंत नहीं हुआ है कि ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था का विलक्षण विकास का गतिरोध था या उत्तरोत्तर बढ़ती गरीबी बढ़ी थी। इस बहस के अनिर्णित चरित्र का क्या प्रमुख कारण है? तो ये है जो है गुणात्मक साक्ष्य की विविध प्रकार से व्याख्या की जाती है। एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैनिंग लॉरेंस स्कूल, मिल स्कूल, मेयो नॉर्थब्रुक स्कूल किस प्रशासनिक विवाद से संबंधित है? विवाद हुआ था, ये कौन सा विवाद था? ये प्रशासनिक विवाद था। तो ये हुआ था स्थायी बंदोबस्त का क्रियान्वयन जारी रहना और उसका विस्तार से संबंधित ये है। इनमें से किन क्षेत्रों में 19वीं सदी में व्यवस्थित रूप से राजकीय पहल दिखाई देती है? तो ये हुई थी मानचित्र, सर्वे, वनस्पति विज्ञान, भूविज्ञान, चिकित्सा के ऊपर राजकीय पहल हुई थी 19वीं सदी के अंदर, यानी कि इनके ऊपर काफ़ी काम किया गया था राज्य के द्वारा, स्टेट्स के द्वारा। क्या सही नहीं है? 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली और लखनऊ में रहने वाले अंग्रेजों और भारतीयों के बीच व्यक्तिगत संबंध काफ़ी हद तक दोस्ताना थे, बिल्कुल सही दी गई है। 1857 के विद्रोह से पहले ये काफ़ी अच्छे दोस्ताना संबंध थे इनके बीच में, अंग्रेज़ों और इंडियन के बीच में। 1857 से पहले की दिल्ली में अधिकतर यूरोपीय लोग पुराने दिल्ली शहर वोल्ड सिटी में भारतीयों के घरों में किराए पर रहते थे, बिल्कुल सही दिया गया है ये चीज़, यानी कि दिल्ली शहर के वोल्ड सिटी में किराए पर रहते थे। 1857 के बाद भारतीयों को दिल्ली और लखनऊ से बाहर कर दिया गया था। तो इन दोनों के अंदर हमें देखना है।
ये सही है दोस्तों। बाहर 1857 के बाद ब्रिटिश गैरिसन को शाहजहानाबाद के पुराने शहर वोल्ड सिटी के बाहर ले जाया गया था। ये गलत दिया गया है, हमें सही नहीं देखना है, तो ये 4 ही इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये भी सही दिया गया है कि लखनऊ और दिल्ली से इनको बाहर कर दिया गया था, जो भी आम पीपल थे। सार्वजनिक मंचों पर प्रदर्शनीय कार्यक्रम पर कड़ा राजकीय नियंत्रण लगाने वाले द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट के किस वर्ष इसको लागू किया गया? तो 1876 के अंदर इसको लागू किया गया था। तो ये लिंटन का टाइम पीरियड है, शायद यहाँ से स्टार्ट होता है। इनमें से किसने भारत में चलचित्रों की अवधारणा का प्रवेश किया? तो ये लुइस और अगस्टस लुमिएरे थे। इन्होंने चलचित्र यानी कि सिनेमा का शुरुआत की भारत के अंदर। और यहाँ पे हमें सुमेलित नहीं देखना है, कौन सा सुमेलित यहाँ पे नहीं है। तो द हिंदू जो है द सुब्रमण्यम अय्यर, मोतीलाल घोष की अमृत विचार पत्रिका, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुधारक जो है एस.एन. सेन का नहीं है सुधारक, ये भी इनका है। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको ही फाइंड आउट करना कि सुधारक किसका है। गोखले का तो नहीं हो शायद ये, आप एक बार इसको चेक करना। और इसको संघ और इसके स्थापक जो संस्थापक थे उनसे जोड़ना है। द सत्य महिमा धर्म ऑफ उड़ीसा, इसके जो थे उड़ीसा के थे महिमा गोसाई, यानी कि 10 स्वामी नारायण संप्रदाय ऑफ गुजरात, इसके जो दा परमहंस मंडली जो है उनके बनेंगे दादोबा पांडुरंग। देव समाज ये बनेंगे पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। और जो अभी गुजरात वाला रह जाएगा तो ये सहजानंद स्वामी, द स्वामी नारायण ऑफ द गुजरात के सहजानंद स्वामी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, आप इसको मैच कर लेना कि कौन सा इसका आंसर बन रहा है इसके हिसाब से। और मैंने आपको इसको बता दिया ही है। इनमें से फ्राइजी आंदोलन से संबंधित नहीं था, तो इसके अंदर जो फ्राइजी आंदोलन से संबंधित नहीं था, टीटू मियाँ नहीं था, दद्दू और नया मियाँ संबंध रखते थे, हाजी शरीयतुल्लाह के ये बेटे थे आगे। तो ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे। 2 इसका नहीं था इसमें। भारतीय समाज को मूक बधिर और गतिहीन समाज बताने वाले सबसे पहले विद्वान कौन थे? तो ये था हीगल, जो गतिहीन समाज बोलता है भारतीय समाज को, हीगल था। तो ये थे दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चन, ये कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी डालूंगा, यानी कि सारे मैंने 3-4 पेपर यहाँ भी डाल दिए हैं लगभग। मैं सभी क्वेश्चन पेपर यहाँ NTA के जो भी नेट के हुए हैं, जो ऑनलाइन हुए हैं, ऑफलाइन हुए हैं, सभी यहाँ पे डाल दूँगा। और एक अच्छे लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे जल्दी ही। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। वीडियो को लाइक और